Let us understand powers of iota in a more detailed format through some more questions. So here is your first question for the day. If you look at it very closely, you're told that a is a number which is written as 1 plus iota divided by under root 2. So that's your number. Now, what you're asked is when a is raised to the power 1929, what will be its value? Now, how do you solve this question, or what is going to be the approach? Let's try and figure that out. एक छोटा सा काम करने की कोशिश करते हैं. कोशिश करिएगा स्टूडेंट्स आप याद रख पाएं कि अगर ए मुझे कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया है, आई वुड रेकमेंड यू टू फिगर आउट ए स्क्वायर. Why am I saying so? आप थोड़े ही वक्त में रियलाइज कर पाएंगे, बट एज ऑफ नाउ जस्ट लुक एट दिस रिजल्ट. जब आप ए स्क्वायर निकालते हैं, यानी मैं कह रहा हूं आपसे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 होल रेज टू द पावर 2. So a square will turn out to be 1 plus iota square plus 2 iota. I hope you are realizing what I'm doing here. Divided by, of course, 2. What you get next is a square is equal to 1 minus 1 plus 2 iota divided by 2, which eventually gives you that this 1 gets cancelled by this 1 and then 2 gets cancelled by this 2. So finally what you're left with is iota only. So first of all, what you are able to conclude is that a square is nothing but iota. Remember this as a result. Can I now write a to the power 1929 as a to the power 1928 times a? I hope that can be done. अच्छा, a to the power 1928 को क्या मैं a स्क्वायर की कोई पावर लिख सकता हूँ? Now what is a स्क्वायर? 1928 का अगर मैं आपसे हाफ करने को कहूँ, so I hope आप इस तरीके से जनरल सेंस डेवलप कर सकते हैं that 1928 का हाफ is what I'm asking. So 2 का 9 times is 18, remainder 1, 6 times is 12 और 2 का 4 times is 8. So that is going to be 964 times a. When you simplify this further, a square, what is a? Sir, a square iota hai. So that's iota to the power 964 times a. I hope you are comfortably able to understand कि हम कर क्या रहे हैं. सर आयोटा की पावर 964 कैसे निकालेंगे? आई वुड अगेन सजेस्ट कि 964 में ये जो लास्ट के दो डिजिट्स हैं उन्हें आप 4 से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर बता दीजिए. तो क्या होगा स्टूडेंट्स रिमाइंडर? 464 को प्रॉपरली 16 टाइम्स डिवाइड करता है, यानी रिमाइंडर 0 है. अगर रिमाइंडर 0 है मतलब आयोटा टू द पावर 964 आयोटा की पावर 4 की तरह बिहेव करेगा. आई होप यू आर रियलाइजिंग आयोटा टू द पावर 4 इज 1, व्हिच मींस 1 टाइम्स a, दैट्स a. यानी a की power 1929 is equal to a only. And how did we get this answer? I hope you are very much clear कि अगर मुझे कभी ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिखता है कि a is represented by 1 plus iota divided by root 2, I would go for squaring. मैं इसका स्क्वायर करके अपने कंक्लूजन को वर्कआउट करने की कोशिश करूंगा. सो आई होप यू आर कंफर्टेबली एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को कैसे वर्कआउट करवाना चाह रहा हूँ. Let's have a look at another question to get more clarity कि exactly iota से आप कैसे डील करते हैं comfortably. So in this question आपको कुछ interesting बातें कही जा रही हैं. जैसे पहला स्टेटमेंट जो कहा जा रहा है वो ये कि अगर आप fz को z माइनस iota से डिवाइड करते हैं, of course iota के बारे में कहा गया है that iota is an imaginary number. We obtain the remainder iota. So पहली बात, जब fz को आपने किससे डिवाइड किया स्टूडेंट? z माइनस iota से, तो आपको जो रिमाइंडर मिलता है, मैं हमेशा रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन के नहीं, रिमाइंडर मिलता है आयोटा. ऑल्दो उसने ये कहा है कि अगर एफ जेड वही आपका जो जेड में एक फंक्शन है, अगर आप उसे जेड प्लस आयोटा से डिवाइड करते, इन दैट केस रिमाइंडर वुड हैव बीन, गौर से सुनिएगा, 1 प्लस आयोटा. आई होप यू कैन सी इट वेरी क्लियर. सो इन दैट केस रिमाइंडर वुड हैव बीन 1 प्लस आयोटा. However, proceeding ahead, अगर वो आपसे ये कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर, जब आप एफ जेड को, आपको ये बताना है कि अगर आपने एफ जेड को जेड स्क्वायर प्लस 1 से अगर डिवाइड किया, in that case what would be the remainder? That's your question. So first of all, I hope you're able to understand and digest what are we given and what are we asked. अब मैं थोड़ा सा रिमाइंडर के लॉजिक को आपके सामने बिल्ड करवाना चाहूंगा कि एफ जेड को कौन कब कैसे डिवाइड करता है. इस कहानी को हम थोड़ा वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे ना. I'll begin with this statement कि क्या आपको रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा बहुत आइडिया है? I'll get back to this question, but before discussing this question, I'd like to give you some clarity on the remainder theorem. तो रिमाइंडर थ्योरम को लेकर थोड़ी सी मैं आपको क्लैरिटी देना चाह रहा हूँ इस पर्सपेक्टिव से कि एल्जेब्रिकली आप रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं. Imagine there's a function, let's say f of x, है ना.
और मुझे दिया जा रहा है x-2, x-3 और x-4। ये बेसिकली आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जो कि क्यूबिक एक एक्सप्रेशन है। क्या मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स को अगर मैंने x-2 से डिवाइड करवाया और आप मुझसे पूछे कि रिमाइंडर क्या होगा, तो सर एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर है x-2, ये प्रॉपरली उसे डिवाइड कर देगा और इस वजह से देयर विल बी रिमाइंडर 0। डू यू ऑल गेट दैट? पर मुझसे कोई पूछे कि अगर एफ ऑफ एक्स को लेट्स से मैं x-7 से अगर डिवाइड करता हूँ, सो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा आप बताएं। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिमाइंडर थ्योरम है। ये कहती है कि जिस कोशेंट से, जिस 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 डिविजर से आप डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप x-7 से एफ ऑफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो डिविजर है x-7, पुट इट इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलती है स्टूडेंट? 7। ये जो x की वैल्यू आपको 7 मिली है ना, इसे आप एफ ऑफ एक्स में रख दीजिए, यानी आप टेक्निकली एफ ऑफ 7 निकाल दीजिए, दैट विल बी द रिमाइंडर। इफ यू डोंट एग्री विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे है, बड़े गौर से सुनिएगा। जैसे ये रिमाइंडर 0 कैसे आया? जब x-2 ने डिवाइड किया। तो यहाँ पर कुछ मत करिए, जब एफ ऑफ एक्स को आप x-2 से डिवाइड करवा कर रिमाइंडर वर्कआउट करना चाह रहे हैं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि x-2 को 0 के इक्वल रखिए। यहाँ से मुझे पता चलता है कि x की वैल्यू 2 होगी और आप f of 2 निकाल दीजिए। बताएं, f of 2, do you not think 2 minus 2 will be 0 and 0 into anything will be 0? That will give you 0. So that's how remainder theorem actually works. Now, if I get back to the discussion we all were having, अगर यहाँ पर मैं दोबारा आपसे बात करना चाहूँ, so पहला कंक्लूजन क्या निकल कर आता है? सर अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन पर आप रिमाइंडर थ्योरम लगाएं, यानी जब आपने कहा कि f of z को अगर z माइनस आयोटा डिवाइड करता है, तो जो रिमाइंडर आपको मिलता है दैट्स क्लियरली कितना है स्टूडेंट्स? आयोटा। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो हमारा क्या कहना है? हमारा कहना है यही रिमाइंडर इस तरीके से भी वर्कआउट किया जा सकता था कि आप z माइनस आयोटा को 0 के इक्वल रखते, यानी z की वैल्यू आती आयोटा, यानी यही रिमाइंडर f ऑफ आयोटा के भी इक्वल होता। विच मीन्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे पता चला कि f ऑफ आयोटा की वैल्यू क्या रही होगी। नाउ ट्राई टू remember this particular thing as a fact कि f of iota हमने कैसे वर्कआउट किया। Similarly, I'd like to give you one more clarity कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं इस एक्सप्रेशन को अगर आप यूज करें, ये एक्सप्रेशन आपसे कह रहा था कि सर अगर आपने f of z को z प्लस आयोटा से डिवाइड किया, तो इन दैट केस द रिमाइंडर वॉज उनके अकॉर्डिंग जो डेटा उन्होंने दिया था 1 प्लस आयोटा। बट मेरा लॉजिक ये कहता है सर कि अगर आपने z प्लस आयोटा से डिवाइड किया है, यानी z की वैल्यू अगर आप माइनस आयोटा भी इस f ऑफ z में रख देते तो भी यही वैल्यू आपको मिलती। दैट्स व्हाट रिमाइंडर थ्योरम सेज। आई होप यू आर कंफर्टेबली एबल टू डाइजेस्ट एंड अंडरस्टैंड माय स्टेटमेंट। तो यहाँ से मुझे f ऑफ माइनस आयोटा की वैल्यू मिलती है 1 प्लस आयोटा। आई होप इतना डेटा आपको क्लियर है। अब एक बात जो जरूरी आप सभी को नोटिस करनी है वो ये कि मुझसे कहा जा रहा है कि f ऑफ z को अगर z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करता है तो रिमाइंडर क्या होगा। आई होप यू आर गेटिंग माय स्टेटमेंट। मैं दोबारा कहता हूं, मुझसे ये पूछा जा रहा है कि अगर f ऑफ z को z स्क्वायर प्लस 1 अगर डिवाइड करता है तो उस केस में रिमाइंडर क्या होगा। दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू फिगर आउट। आई होप आप पॉलिनोमियल्स के डिविजन्स के साथ कंफर्टेबल हैं। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ उस स्टेटमेंट को दोबारा दोहराता हूँ। आई होप आप ये बात जानते हैं कि मान लेते हैं अगर आपके पास एक क्यूबिक एक्सप्रेशन होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और आप इसे किसी एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं, लेट्स से वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है जैसे कि ex स्क्वायर प्लस लेट्स से fx प्लस g। तो आई होप आप ये जानते हैं कि जब आप किसी क्यूबिक को लेट्स से किसी क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट जो भी आता मुझे फर्क नहीं पड़ता, रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा ही होगा डिग्री के सेंस में। यानी अगर डिविजन यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर वर्स्ट केस में जो होगा या बेस्ट केस आप कह लें वो एक टेक्निकली लीनियर इक्वेशन ही होगा, यानी क्वाड्रेटिक से तो उसकी डिग्री एक कम ही होगी। आई होप ये आप समझ पा रहे हैं। यानी या तो वो कांस्टेंट होगा या लीनियर होगा, पर वो क्वाड्रेटिक जितनी डिग्री नहीं रख सकता। अगर वो क्वाड्रेटिक जितनी डिग्री रखेगा, इन दैट केस यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिखेगी। सो आई होप यू आर रियलाइजिंग माय स्टेटमेंट कि हमेशा ये बात ट्रू होगी कि अगर आपके पास एक डिविजर है तो रिमाइंडर जो होगा पॉलिनोमियल के सेंस में वो डिविजर से छोटी डिग्री ही रखेगा। ये डिस्कशन यहाँ हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे सो इस केस में जो रिमाइंडर है दैट्स z स्क्वायर प्लस 1, जो कि टेक्निकली आपको एक क्वाड्रेटिक दिख रहा है। अगर
डिविजर जो है आपका वो अगर एक क्वाड्रेटिक है, आई होप आप मेरा स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं, तो जो रिमाइंडर होगा, कैन आई नॉट कंक्लूड वो क्वाड्रेटिक से कम डिग्री का होगा, यानी रिमाइंडर की बेस्ट जो मैक्सिमम डिग्री हो सकती है वो 1 होगी, यानी रिमाइंडर जो होगा वो एक लीनियर इक्वेशन होगी। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैं रिमाइंडर को कोई एक लीनियर इक्वेशन में अज्यूम कर सकता हूँ क्या? कैन आई से कि सर जो भी रिमाइंडर आएगा उसे मैं थोड़ी देर के लिए a z प्लस b अज्यूम कर लेता हूँ। कैन वी डू सो स्टूडेंट्स? आई होप आप मेरा ये स्टेटमेंट जो सबसे पहले समझ पा रहे हैं। अगर ये स्टेटमेंट आप क्लैरिटी के साथ समझ पा रहे हैं तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन क्यों खत्म हो जाता है, बड़े गौर से सुनने की कोशिश करिएगा, आप एक नया रिजल्ट, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट यहाँ पाएंगे। जैसे क्या आपको ये लर्निंग, ये थ्योरी पता है कि अगर आपके पास एक डिविडेंड होता है, यानी बेसिकली एक नंबर होता है, इस डिविडेंड को ऑफ कोर्स एक डिविजर डिवाइड करता है, डिवाइजर या डिविजर जो भी आप कहें, उससे आपको एक क्वोशिएंट मिलता है और सॉल्व करने को फाइनली आप एक कंक्लूजन यानी रिमाइंडर पाते हैं। यहीं से आप एक और रिजल्ट डिराइव करते हैं कि ये जो डिविडेंड है आपका, ये हमेशा डिविजर और क्वोशिएंट के प्रोडक्ट और रिमाइंडर के सम के इक्वल होता है। तो क्या यही रिजल्ट मैं यहाँ पर वर्कआउट करने की कोशिश कर सकता हूँ कि एफ ऑफ जेड इज बिहेविंग एज अ डिविडेंड? तो एफ ऑफ जेड को मैं लिखता हूँ डिविजर, जो कि है जेड स्क्वायर प्लस 1। मैं कोई ना कोई क्वोशिएंट मान लेता हूँ, तो मुझे पता नहीं है, पर क्वोशिएंट कोई ना कोई जेड का ही फंक्शन होगा, तो उसे मैं जी जेड मान लेता हूँ, प्लस रिमाइंडर जो कि कितना है स्टूडेंट्स, जो कि है ए जेड प्लस बी। सो आई होप इतनी क्लैरिटी के साथ आप इतने डेटा को सोच समझ पा रहे हैं कि एफ ऑफ जेड को हमने इस कंक्लूजन के साथ कैसे लिखा है। अब अगर आप एफ ऑफ जेड निकालना चाहें तो आपके पास दो बड़े इंपॉर्टेंट से रिजल्ट्स हैं जो आपने मिस किए। सर मैं एफ ऑफ आयोटा और एफ ऑफ माइनस आयोटा की वैल्यू जानता हूँ। एफ ऑफ आयोटा हमें पता है आयोटा है, यानी इस पूरी इक्वेशन में हम रिप्लेसिंग जेड बाय आयोटा। सो जब आप जेड को आयोटा से रिप्लेस करते हैं, सो एलएचएस में यू गेट एफ ऑफ आयोटा, हियर इट बिकम्स आयोटा स्क्वायर प्लस 1, दिस गिव्स यू जी ऑफ आयोटा प्लस a iota plus b. I hope you are getting what I'm trying to convey. F of iota अभी हमने वर्कआउट किया, f of iota is iota. So I'm replacing this value here iota. I hope आप देख पा रहे हैं that iota square की वैल्यू हम सब जानते हैं -1 होती है. So this will be -1 plus 1 times g iota plus a iota plus b. और अगर यहाँ से मैं अपने कंक्लूजन को आगे बढ़ाऊँ तो 1 plus 1 -1 plus 1 0, 0 into anything is 0, यानी a iota प्लस बी टर्न्स आउट टू बी आयोटा। ये मेरा पहला रिजल्ट है या पहली लर्निंग है जो हमने डिराइव डिड्यूस की है यहाँ से। आई होप यू आर कंफर्टेबली एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से हम क्या निष्कर्ष या रिजल्ट निकाल पा रहे हैं। इसी बात की तरह अगर मैं इसी अपनी इक्वेशन में, अगर मैं इस इक्वेशन को आपके सामने रखूं, ये जो इक्वेशन हमने वर्कआउट की है यहाँ पर, इसी इक्वेशन में z को अगर माइनस आयोटा से रिप्लेस करता, had I replaced the same equation में जो मौजूद वेरिएबल है आपके पास z by माइनस आयोटा, व्हाट वुड आई हैव अटेन्ड? अगर मैं इस एक्सप्रेशन को आपके सामने दिखाकर समझाने की कोशिश करूं, तो अब मैं z को माइनस आयोटा से रिप्लेस करूं, तो दिस विल गिव मी f ऑफ माइनस आयोटा, अगेन माइनस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स g ऑफ माइनस आयोटा प्लस a ऑफ माइनस आयोटा प्लस b। आई होप आप देख पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। डू आई नो द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस आयोटा? आई होप आप नोशन समझ पा रहे हो कि एफ ऑफ माइनस आयोटा हमने क्यों निकाला, यानी मैंने z को माइनस आयोटा से क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि एफ ऑफ माइनस आयोटा की वैल्यू मैं जानता हूँ 1 प्लस आयोटा हमें दी गई है, सो दिस आई रिप्लेस बाय 1 प्लस आयोटा। अगेन माइनस आयोटा हो या आयोटा, दोनों का स्क्वायर -1 होता है, सो दिस इज -1 प्लस 1 होल टाइम्स g ऑफ आयोटा इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस minus a iota plus b. I hope you are very well able to understand it. So 1 plus iota, 0 into anything is 0. That gives you minus a iota plus b. So now we are having two equations. एक तो ये रही आपके पास 1 plus iota के लिए, और एक इक्वेशन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने जनरेट या डेवलप की थी दिस इक्वेशन, इफ यू ऑल कैन सी दिस वेरी क्लियरली। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस में मौजूद डेटा को क्लब करके मैं अपने कंक्लूजन की तरफ पहुंचना चाहूँ, तो टेक्निकली मेरे लिए जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स है वो है a और b। सो कैन आई सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b? तो अगर मैं a और b के लिए सॉल्व करना चाहूँ, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ऐड बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस। लेट्स कॉल इट इक्वेशन 1, लेट्स कॉल इट इक्वेशन 2। और अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करता हूँ,
सो ए आयोटा गेट्स कैंसिल्ड बाय ए आयोटा, सो यहाँ पर ये मुझे देता है 2 times b. 1 plus iota, that's give you कितना है student, that gives me 1 plus 2 iota, which means the value of b is nothing but 1 by 2 plus iota. Now if you replace the value of b, तो आपको टेक्निकली a की वैल्यू भी मिल जानी है, तो b की वैल्यू में यहाँ रिप्लेस करता हूँ, तो ये देता है मुझे a iota प्लस, आई होप आप देख पा रहे हैं, 1 by 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा. आई होप आप क्लियरली देख पा रहे हैं, मैंने b की वैल्यू 1 by 2 प्लस आयोटा रिप्लेस की है. What I am getting from here is iota gets cancelled by this iota. So a iota is equal to minus 1 by 2. So a की वैल्यू आती है -1/2 iota. अब जैसे आप रैशनलाइजेशन किया करते थे उसी तरीके से इस बात को भी याद रखिएगा कि आयोटा को हम डिनोमिनेटर में रखना ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे. मतलब अगर इसे मैं आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूँ तो a की वैल्यू टेक्निकली मुझे मिलती है -iota/2 iota स्क्वायर. एंड आई होप यू नो आयोटा स्क्वायर होता है -1, यानी -2 यहाँ मिलेगा, यानी आपको टेक्निकली मिलेगा आयोटा बाई 2. दैट्स द वैल्यू ऑफ ए, यानी यहाँ से जो ए की वैल्यू मिलती है दैट इज क्लियरली आयोटा बाई 2. सो आपको ए और बी पता चले. अब अगर ए और बी पता चल चुके हैं तो क्या मैं अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकता हूँ. मुझसे क्या पूछा गया था, मुझसे फाइनल रिमाइंडर पूछा गया था. बाय द वे जब हमसे फाइनल रिमाइंडर पूछा गया था तो हमने अपना रिमाइंडर क्या एज्यूम किया था, सर क्वाड्रेटिक थी तो लीनियर रिमाइंडर रहा होगा, और जो लीनियर रिमाइंडर हमने एज्यूम किया था दैट रिमाइंडर वी एज्यूम्ड एज az plus b. this is what we had assumed. I hope you must have remembered it. तो हमारा जो रिमाइंडर था that was az plus b. I hope आप भूले नहीं हैं. और अगर az plus b की मैं बात करता हूँ जो हमारे लिए रिमाइंडर था, so this is what we are finally supposed to figure out. a हम निकाल चुके हैं iota by 2, so this is iota z by 2 plus b. b is clearly 1 by 2 plus iota. आप एलसीएम लेना चाहें, सिंप्लीफिकेशन करना चाहें, जैसे भी देखना चाहें कीजिएगा, but to me this would be the correct answer. So I hope you must have developed a sense कि इन questions को कैसे करना है और एक clarity आपकी build हो रही है. Next lecture में we would have a discussion on powers of iota, कि ये powers के साथ आप कैसे cyclicity देखते हैं और digits को work out करते हैं. With that, let's call it a day here. Thank you so much students.